प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। आज हम महाकवि श्री पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजयम के भाग 3 में प्रश्न नंबर 71 से प्रश्नों की श्रृंखला को चालू करते हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 अर्थात जो इस हल प्रश्न की श्रृंखला है इसका 2 भाग आप लोगों के तहत हम भेज चुके हैं। अब हम आज भाग 3 को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और इससे पूर्व भाग 1 भाग 2 को देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉडल हल प्रश्न पत्र शिवराज विजयम का, जो पहले 2 भाग पढ़ चुके हैं। शिवराज विजयम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, जो ऐतिहासिक उपन्यास है। संस्कृत वाङ्मय में यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें देश के प्रति राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम से ओतप्रोत यह पूरा उपन्यास भरा हुआ है। इसके नायक महाराष्ट्र के केसरी शिवाजी होते हैं, जो मुगल यवनों से, जो यवन होते हैं, मुगल होते हैं, उनसे वह लड़ाई करते हैं। यह वीर रस प्रधान उपन्यास है और इसमें औरंगजेब से महाराज जो शिवाजी हैं, महाराष्ट्र के केसरी, उनके युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें एक जोगी राज होते हैं जो समाधि लगाए होते हैं युधिष्ठिर के समय में, और युधिष्ठिर के बाद विक्रमादित्य के समय में जगते हैं और फिर वहीं से फिर समाधि लगवाते हैं और वह इस यौवन काल में वह जागते हैं अपनी समाधि से, तो उनका भी चर्चा किया गया है। और यहीं पे बताया जाता है कि एक ब्रह्मचारी गुरु हैं, ब्रह्मचारी गुरु के पास 2 शिष्य हैं, गौरवटु और श्यामवटु। और जो गौरवटु और श्यामवटु होते हैं वह जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र होते हैं। यह जो यवन काल होता है, मुगलों का शासन होता है, यहाँ पे चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, चारों तरफ चीख चिखार निकल रही हैं और चीखों के बीच में यह जो लेखनी है कवि जी की, उससे ओतप्रोत हो रही है। जोगीराज जी आते हैं तो बताते हैं कि ऐसा विक्रमादित्य का राज्य हो गया, ऐसा तो नहीं था। तो ब्रह्मचारी गुरु जी कह रहे हैं उनको गए 1700 वर्ष हो गए हैं, यह विक्रमादित्य का राज्य नहीं है, यहाँ पे अब राज्य बदल गया है, यहाँ पे मुगलों का शासन है, इत्यादि इत्यादि। हम सभी बातों को हम ग्रहण किए हैं, पढ़े हैं। और यूपी टीजीटी के पेपर में देखा जाए तो इसके सिलेबस में इसका प्रथम निश्वास ही लगा हुआ है, अर्थात शिवराज विजयम 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। 1 विराम में 4 निश्वास हैं। अंबिका दत्त व्यास जी की यह रचना है। यह इसकी विधा उपन्यास है। कैसा है? ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी रचना 1870 में की गई। यह प्रकाशित कब हुआ? 1901 में प्रकाशित हुआ। तो इन सब सवाल जवाब के बाद आज हम फिर से अब इसी के भाग 3 को शुरू करते हैं और आपके समकक्ष स्क्रीन पर दिखा रहा है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 में कह रहा है कि चतुरंग चातुरी, 71 और 71 में कह रहा है चतुरंग चातुरी को अंबिका दत्त ने किस भाषा में लिखा है। जबकि बहुत बड़े विद्वान हैं और उनका हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में इनकी रचना प्राप्त होती है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि चतुरंग चातुरी जो है अंबिका दत्त की रचना है, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी जो रचना किए हैं वह किस भाषा में किए हैं। तो ऑप्शन ए दे रहा है कि अंग्रेजी भाषा में किए हैं, बी दे रहा है संस्कृत भाषा में किए हैं, सी कह रहा है कि हिंदी भाषा में किए हैं और डी कह रहा है कि बांग्ला भाषा में। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो चतुरंग चातुरी है वो अंबिका दत्त व्यास जी ने किस भाषा में रचना किया है। तो यहाँ पे देखें तो हिंदी भाषा में यह मिलता है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। तो प्रश्न नंबर 71 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 में कह रहा है कि अंबिका दत्त व्यास की नाट्य कृति है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सामवतम,
बी कह रहा है अबोध निवारण, सी कह रहा है सांख्य सागर सुधा और डी कह रहा है कि कुंडली दर्पण। तो देखिए जो अंबिका दत्त व्यास जी हैं मित्रों, इनकी यह जो शैली होती है गद्य पद की जो शैली है, इनकी रचना हिंदी में भी मिलती है और संस्कृत में भी मिलती है। तो दोनों रचनाएं जो इनका साहित्य का लेखन है, चाहे पद का लेखन है चाहे गद्य का लेखन है, जो भी है वह संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में प्राप्त होती है। लेकिन इसी के साथ एक नाट्य कृति भी इनकी है जो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि अंबिका दत्त व्यास की नाट्य कृति है तो कौन से उनका नाटक है, तो सामवतम नाटक होता है। कौन सा? सामवतम जो नाटक है यह इनकी एकमात्र नाट्य कृति है। अंबिका दत्त व्यास की यह नाटक है, सामवतम जो है वह नाटक है। तो अंबिका दत्त व्यास की नाट्य कृति कौन सी है? तो सामवतम। प्रश्न नंबर 72 का विकल्प ए सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 में कह रहा है कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे। ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भारवी और डी अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास को ही घटिका शतक कहा जाता है कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की यह रचना कर दिया करते थे। तो यह कालिदास गलत हो जाएगा, बाणभट्ट गलत हो जाएगा, भारवी गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 73 का विकल्प हमारा डी सही होता है, अंबिका दत्त व्यास। यह व्यास जी मतलब समझिए कि हमारे पूर्वांचल की बात करें यूपी बिहार में तो यह व्यास गद्दी के प्रथम अवतारी हुए। जो व्यास यह बहुत अच्छा, इनके बारे में अगर जीवनी आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा व्यासगिरी करते थे। और हम लोगों के भोजपुरी भाषा में कहल जाला व्यास ओके जो बहुत अच्छा वक्ता, गाना गा ले, बोल ले, साहित्य बोल ले, पद बोल ले और गद्य बोल ले, तो वही व्यासगिरी होती है। आज भी अगर बिहार में देखेंगे हमारे पूर्वांचल में तो बड़े स्नेह के साथ लोग व्यास जी कहते हैं, अर्थात तो उनको श्रेष्ठतम पद को बताया जाता है कि व्यास है, गीत गा लेते हैं, बोल लेते हैं। तो अंबिका दत्त व्यास जी थे, यह भागवत कथा उथा भी बहुत कायदे से कर लेते थे, हारमोनिया वादक भी थे, हारमोनिया भी बजा लेते थे और चौपाई को गा लेते थे और कथा वगैरह भी कर लेते थे, रामचरितमानस भी गा लेते थे। इसीलिए इनको व्यास व्यास कहा गया। और यह बहुत अच्छे कवि भी थे और एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की क्षमता यह रखते थे, ये कर देते थे, एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। इसीलिए इनको अंबिका दत्त व्यास कहा गया। तो प्रश्न नंबर 73 का विकल्प हमारा डी सही होगा कि सामर्थ्य रखते थे कौन? तो अंबिका दत्त व्यास। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 74। और प्रश्न नंबर 74 बता रहा है कि गौर सिंह एवं श्याम सिंह दोनों हैं, कहाँ हैं? सहपाठी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, कि सामान्य जन हैं, कि गुरु शिष्य हैं। तो गुरु शिष्य तो नहीं है, यहाँ पे गुरु के शिष्य हैं। तो प्रश्न नंबर 74 में हम देखें तो एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है, सामान्य जन नहीं है, वो बेचारे सहपाठी होते हैं। वह कौन? गौर सिंह और श्याम सिंह। वह ब्रह्मचारी गुरु के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, वह सहपाठी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 75। और प्रश्न नंबर 75 में पूछ रहा है कि गौर वर्ण का होने के कारण गौर सिंह को कहा गया है। ऑप्शन ए श्याम बटु, बी गौर बटु, सी गौर बहादुर और कह रहा है डी इनमें से कोई नहीं। तो गौर वर्ण का होने के कारण गौर सिंह जो था उसको गौर बटु कहा गया है। श्याम बटु और गौर बटु, तो गौर वर्ण का था अर्थात तो थोड़ा गोरा रहे तो उसको गौर कहा गया, जो थोड़ा सांवला था उसे श्याम बटु कहा गया। तो प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 76। और प्रश्न नंबर 76 में बहुत फेमस सूक्ति यह है, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। यह किसकी प्रतिज्ञा होती है? तो यह प्रतिज्ञा को देखा जाए तो जैसे भीष्म पितामह जो देवव्रत होता है, जो वो प्रतिज्ञा लेता है, उसी तरह वह आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा लेता है। लेकिन हमारे यह राष्ट्र के धरोहर हमारे शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के केसरी होते हैं, वह औरंगजेब से जब लड़ाई होती है तो वह बताते हैं कि कार्यम वा साधेहम देहम वा पातेयम, या तो मैं अपने कार्य को सिद्ध करूंगा या तो अपने देह का, अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो यह सूक्ति यह पढ़ने पढ़ाने की नहीं है, हम सबके आदर्श
जो मुगल साम्राज्य के ईंट से ईंट बचाने की क्षमता रखने वाले महाराष्ट्र के केसरी शिवाजी की है। किसकी है प्रतिज्ञा यह? तो शिवाजी की है। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 और प्रश्न नंबर 77 में बता रहा है कि अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था कि उत्तरांचल में हुआ था कि हिमाचल में हुआ। 4 विकल्प है आपके सामने। आप बता सकते हैं कि अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह सबसे ज़्यादा यह सेवा की बात करें तो यह वाराणसी में रहते थे और वाराणसी से यह हिंदू विश्वविद्यालय से यह अपने सभी डिग्रियों को प्राप्त किए थे। यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी रचनाएं भी मिलती हैं। यह बिहार में जाते हैं, बिहार में भी यह हिंदी और संस्कृत साहित्य का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं। अपने लेखनी के माध्यम से बहुत कुछ इनकी रचना की गई है। वहाँ पे बिहार जो होता है बिहारी कुछ इनकी रचना है, उसमें भी अपने जीवन के बारे में बताते हुए और बिहार में जाते हैं, वहाँ सम्मेलन वगैरह करते हैं। तो अधिकांश तो उनका समय तो यूपीए बिहार और जो वाराणसी जो पड़ता है, आप जानते हैं कि यह हमारा यूपी के पूर्वांचल में पड़ता है। तो यूपी के पूर्वांचल में बनारस है, गाजीपुर है, मऊ है, गोरखपुर है, आजमगढ़ है, बलिया, देवरिया इत्यादि जिले हैं। तो यहाँ से बिहार लगता है। तो बिहार और यूपी में इनका बहुत समय बीता। तो यही पूछ रहा है कि अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ है तो कहाँ जन्म हुआ था? राजस्थान में हुआ था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था कि उत्तरांचल में हुआ कि हिमाचल में हुआ? तो यही आपको बताना है। तो इनका जन्म हिमाचल में नहीं हुआ था, उत्तरांचल में भी नहीं हुआ था, न ही ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। या इनका जन्म था राजस्थान में। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प ए सही होता है, राजस्थान। अब दे रहा है प्रश्न नंबर 78 और 78 में पूछ रहा है कि अंबिका दत्त व्यास के जन्म का समय था। तो अंबिका दत्त व्यास के जन्म का समय ऑप्शन ए कह रहा है चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत कह रहे हैं 1915, बी कह रहे हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1915, सी कह रहा है चैत्र शुक्ल अष्टमी 1916 और चैत्र शुक्ल अष्टमी 1914। तो अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म माना जाए तो इनका जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि शिवराज विजय के लेखक हैं, बाण हैं, भभूति हैं, कालिदास हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं। तो बाण की रचना कौन सी है? तो बाण की रचना कादम्बरी। यूपी टीजीटी में कौन सी लगी हुई है? कादम्बरी, हर्षचरितम और मुकुट तांडिक कहवे, ऐसा इनका नाटक एक है। और भभूति, तो भभूति की रचना कौन सी है? तो यूपी टीजीटी में लगी है उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। भभूति की मात्र 3 रचनाएं हैं और तीनों नाटक हैं। उत्तर रामचरितम है, महावीर चरितम है और मालती माधवम है। बाण भट्ट की 3 रचनाएं हैं। तो इसमें हमारी कादम्बरी लगी हुई है और कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कालिदास, और कालिदास की कुल 7 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें से 3 गो नाटक है और इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यूपी टीजीटी के सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतल का 4th अंक भी हमको पढ़ना है और मेघदूत पूरा पढ़ना है। मेघदूत खंड काव्य है, गीत काव्य है, इसे गाया भी जा सकता है, मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है और इनकी रचना महाकवि कालिदास द्वारा कृत यह जो महाकाव्य है, जो खंड काव्य के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें एक बिरही यक्ष का वर्णन मिलता है। तो उसको हमको पूरा पढ़ना। यूपी टीजीटी में मेघदूत पूरा लगा हुआ है और अभिज्ञान शाकुंतल का 4th अंक लगा हुआ है। तो यह तीनों कवियों की, ये जो चारों कवि, चारों की यहाँ पे रचनाएं लगी हुई हैं। और शिवराज विजयम जो है अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है और इसी शिवराज विजयम का हमें प्रथम निश्वास पढ़ना है। यह यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 79 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 80। और प्रश्न नंबर 80 में पूछ रहा है कि शिवराज विजयम में कुल विराम है। ऑप्शन ए 10 विराम है, बी 5, सी 3 और डी 4। तो हम इसी में बता रहे हैं कि शिवराज विजयम में कुल
3 विराम है और 12 निश्वासों में विभक्त है। तो इसमें बड़ा ध्यान दीजिएगा कि निश्वास पूछ रहा है कि विराम पूछ रहा है। कितने लोग इसी में गच्चा खा जाएंगे, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो गड़बड़ा जाएंगे कि शिवराज विजय में विराम पूछ रहा है कि निश्वास पूछ रहा है। तो विराम पूछेगा तो बाबू 3 होगा। कौन सा? 3। अगर यही निश्वास पूछ देगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 निश्वास हैं और 3 विरामों में विभक्त है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय। तो प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि योग बल अवगत सकल गोप्यतम वृतांतेषु कथन किसका है? ऑप्शन ए जोगीराज का है, बी मुनि का है, सी शिवाजी का है और डी औरंगजेब का है। तो प्रश्न नंबर 81 को हम देखेंगे तो यह योग बल अवगत, मानो जो योग बल से अवगत होता है, जो जानता है सकल गोप्यंत वृत्तांतेषु, यह सब वृत्तांतों को, वह कौन बता रहा है? तो यहाँ में मुनि का कथन है। किसका कथन है? मुनि का। तो प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 82 और प्रश्न नंबर 82 कह रहा है करो या मरो किसका दृढ़ सिद्धांत था? ए 51 शासकों का, बी महमूद का, सी शिवाजी का और डी जोगीराज का। तो करो या मरो यह किसका दृढ़ सिद्धांत है? तो प्रश्न नंबर 82 में हम देखेंगे तो यह शिवाजी ही कहते हैं। इससे पहले भी उनकी सूक्ति आई थी कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, और इसमें भी वह डट के मुगलों का सामना करने के लिए कहते हैं करो या मरो। यह दृढ़ सिद्धांत शिवाजी का था। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 83 और प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य भारत को ... दृष्टि से खोखला बनाना था। वाक्य की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प हैं। तो हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें महमूद गजनवी का वर्णन आता है। महमूद गजनवी जो गजनी देश का निवासी था, वह भारत पर जब आता है, आक्रमण करता है, तो लोग बताते हैं कि 16 बार आक्रमण, कुल लेकर के 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन 16 बार वह असफल होकर के लौट जाता है और 17वें बार जब वह विजय प्राप्त करता है तो उसका यह ध्येय नहीं था कि मैं आगे भारत पे राज करूंगा, भारत पे शासन करूंगा। उसका बस यही ध्येय था कि मैं भारत को कितना लूट लूं। तो ऑप्शन भी दिया है कि आर्थिक एवं धार्मिक रूप से, राजनीतिक, प्रजा, यह सब गलत है। जन कल्याण, प्रजातांत्रिक और राजनीतिक गलत है। वह बस यही चाहता था भारत का आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से खोखला बनाना चाहता था। वह बहुत मंदिरों को विध्वंस कर दिया और जितने भी वह सामान को लूटा वह सर्वप्रथम लूट करके अपने राज्य गजनी वापस चला जाता है और उसी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही मुगल का जो साम्राज्य होता है, जिसे शहाबुद्दीन कहा जाता है, शहाबुद्दीन यही सब यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव डालते हैं। शहाबुद्दीन जो होता है वही नींव डालता है। और यह जो महमूद गजनवी होता है, यह भारत को बस लूटता है और लूट कर लेकर यहाँ के संपत्तियों को चला जाता है। बताया जाता है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और इस सोने की चिड़िया पर इसी मुगल यौवन की ऐसी नज़र लगी कि बहुत हीरा जवाहरात, बहुत संपत्तियों को यह ले करके, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ करके यह बहुत संपत्ति को लेकर गजनी वापस चला जाता है। तो प्रश्न नंबर 83 और प्रश्न नंबर 83 का विकल्प ए सही होगा कि वह आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टि से खोखला बनाना था। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 84 और प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि महादेव की प्रतिमा को छोड़ देने के लिए किससे अनुरोध किया गया? जोगीराज से किया गया, मुनि से किया गया, सी कह रहा है महमूद गजनवी से और डी कह रहा है शिवाजी से। तो प्रश्न नंबर 84 में हम देखेंगे तो महमूद गजनवी ही था जो महादेव की प्रतिमा को तोड़ रहा था और यह भी बताया जाता है कि वह सोने के सीकड़ में बंधा हुआ था। तो वह बहुत मूर्तियों का वह विध्वंस किया, बहुत मंदिरों को विध्वंस किया और लूट कर चला जाता है। तो महादेव की प्रतिमा को छोड़ देने के लिए यहाँ पे महमूद गजनवी से ही अनुरोध किया जा रहा था कि वह महादेव, देवों के देव, आराध्य देव महादेव की प्रतिमा को वह न तोड़े। तो प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 85 और प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि मूर्ति के खंडों को महमूद किसकी पीठ पर लाद कर अपने देश ले गया?
ए हाथियों की पीठ पर, बी ऊँटों की पीठ पर, सी बैलों की पीठ पर, डी सैनिकों की पीठ पर। तो सैनिक उस समय नहीं ले जा, सैनिक नहीं लादे थे, बैल तो ये हमारे भारत में चलते हैं। यह मूर्ति के खंडों को महमूद ऊँट की पीठ पर लाद के ले गया था। तो प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा बी सही होता है, ऊँट की पीठ। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 86, और प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि शहाबुद्दीन ने दिल्ली को अश्वारोहणी सेना से कब घेर लिया। ए दे रहा है कि 1250 ईस्वी में, बी कह रहा है 1087 ईस्वी में, सी कह रहा है 1200 ईस्वी में, और डी कह रहा है 1225 ईस्वी में। तो शहाबुद्दीन ने दिल्ली को अश्वारोहणी सेना से कब घेर लिया, ते ही शहाबुद्दीन है जो यहाँ पे मुगल बीज का रोपण करता है। तो इसको हम देखेंगे प्रश्न नंबर 86 में, तो हमारा विकल्प ए सही होगा। 1250 सन 1250 ईस्वी में दिल्ली को अश्वारोहणी सेना को घेर लेता है। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 87, प्रश्न नंबर 87 पूछ रहा है कि किसके परस्पर विरोध के कारण यवनों ने लाभ उठाया। तो हम देखेंगे, तो ऑप्शन ए दे रहा है कि पृथ्वीराज और जयचंद के, बी पृथ्वीराज और लाभचंद, लाभचंद नाम का कोई है ये नहीं है, शिवाजी पृथ्वीचंद गलत है, डी इनमें से कोई हो गलत है। ऑप्शन हमारा सही होगा का पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में। इनके बीच में बैर कहाँ था, तो बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच बैर इसलिए था कि पृथ्वीराज जो थे वह जयचंद की बेटी संजोगिता को स्वयंवर से ही भगाकर ले आते हैं, और जयचंद को यह अपमानजनक लग जाता है, और वहीं से पृथ्वीराज के वह दुश्मन बन जाते हैं। राजा जयचंद जो थे वह कन्नौज के राजा थे, संजोगिता जयचंद की बेटी थी, और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा बनाए जाने के बाद जयचंद से नाराज हुए थे। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी के साथ गठबंधन किया था। अब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब जयचंद ने गौरी का साथ दिया था, और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर बंदी बना लिया। तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलाखें दाग कर अंधा बना दिया था, और चंदावर के युद्ध में जयचंद भी मारा गया था। तो यहाँ पे फूट डालो राज करो, यह दोनों आपस में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के आपसी फूट के कारण जिसका लाभ यह एवं लोग जो मुगल लोग थे उन्होंने उठा लिया। तो प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि अचानक दो ब्रह्मचारी बालकों की दृष्टि कहाँ पड़ती है। यह शिवराज विजयम है, और शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास है। तो ऑप्शन ए दिया है तालाब पर, बी दिया है पर्णकुटी पर, सी दिया है चमकते हुए सूरज पर, और ये तीनों का है यह गलत है। वह जो ब्रह्मचारी बालक थे उनका अचानक दृष्टि पर्वत शिखर पर पड़ती है, और पर्वत शिखर पर जब पड़ती है तो वहीं से जोगिराज उतरते हैं, यही वह लोग देखते हैं। और जोगिराज जब उतरते हैं तो चमकते सूर्य के तरफ प्रकाशमान थे, और जब उतरते हैं तो उनको यह सत्कार के साथ अपनी कुटिया में ले जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 88 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब दे रहा है प्रश्न नंबर व्याकरण से, देखिए 89 में पूछ रहा है कि निस्वस्य का शुद्ध प्रकृति प्रत्यय है। तो जो निस्वस्य है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो नी उपसर्ग पूर्वक इसमें लेप प्रत्यय है कि कत्वा प्रत्यय है कि लेप प्रत्यय है कि लेप प्रत्यय है, यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है कि निर उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ के साथ लेप प्रत्यय है, निर उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ के साथ कत्वा प्रत्यय है, नीह के साथ स्वस्थ प्रत्यय है और लेप प्रत्यय है, और निर उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ प्रत्यय है कि लेप प्रत्यय। तो नीर स्वस्थ लेप ई गलत है, नी के साथ होइबे नहीं करेगा, नीर स्वस्थ और लेप है, अर्थात प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 90 को देखें। तो प्रश्न नंबर 90 में कह रहा है कि तस्मिन पर्वते आसिदेको महान डाट 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 प्रस्तुत वाक्य की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है।
ऑप्शन ए वानरः, बी मुनिः, सी कंदरः, डी सरः। तो तस्मिन् पर्वते आसीदेको महानः कंदरः अस्ति। कंदर मने कंदला। तो प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा सी सही होता है कि तस्मिन् पर्वते आसीदेको महानः कंदरः। अब हम प्रश्न नंबर 91 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 पूछ रहा है कि कौमुदी कप्टेन सुधा धारा मीव वर्षति गगने वाक्य उद्धृत है। ऑप्शन ए दे रहा है कि नलचंपू से है, बी कह रहा है कि कादम्बरी से है, सी कह रहा है कि शिवराज विजयम से है और डी कह रहा है कि बाल रामायण से है। तो यह पंक्ति पूछ रहा है बाल रामायण से है कि कादम्बरी से है। तो बाल रामायण की बात करें तो बाल रामायण को कई कवियों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामायण है उस रामायण को भी देखा जाए और उसके बाद यह वाल्मीकि रामायण को तो बच्चों के लिए बाल रामायण के तहत बताए हैं। तो उसमें से प्रसिद्ध कवि दीपंकर गुप्त होते हैं। तो दीपंकर गुप्त की रचना होती है और एक पहाड़ी पंकज होते हैं। तो बाल रामायण इन लोगों की रचना है, पहाड़ी पंकज और दीपंकर गुप्त की। कादम्बरी की बात करें तो कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट की रचना है, 2 भागों में विभक्त है। इसकी विधा कथा मुख्य है। इसमें 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। इसका नायक चंद्रापीड होता है, नायिका कादम्बरी होती है और सहनायक पुंडरीक होता है और सहनायिका महाश्वेता होती है। और विदिशा नगर के या जो विदिशा राजधानी होती है राजा शूद्रक की, और विदिशा नगरी में जब राजा शूद्रक होता है तो शूद्रक के दरबार में चंडाल कन्या एक सुख को लेकर जाती है और वह सुख अपने दाएं पैर को उठाकर बड़े सम्मान के साथ राजा को प्रणाम करता है और कहानी वहीं से महाकवि बाण भट्ट जी रचना शुरू करते हैं। कादम्बरी में सबसे जो शेष और विशेष है वह सुखनासु उपदेश है। बहुत ही हम सबके जीवन में चरितार्थ करता हुआ वह उपदेश हम सबके लिए हितकर है। तो कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट की रचना है। अब देखिए नलचंपू, और नलचंपू के हम साहित्यिक परिचय को बताते हुए हल प्रश्न पत्र जो मॉडल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला चल रही है तो आप लोगों को इससे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड करा गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके वीडियो में जाइएगा और यहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जरूर मिलेगा नलचंपू भाग 1 हल प्रश्न पत्र के साथ। तो नलचंपू जो है चंपू काव्य का प्रथम रचना है और इसके रचनाकार हैं महाकवि श्री त्रिविक्रम भट्ट और उनके पिता का नाम होता है नेमादित्य और कहीं कहीं देवादित्य भी मिलता है और उनके पिता का नाम होता है क्या श्रीधर और इनका समय 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित रूप से प्रयोग किए जाते हैं उसे चंपू कहा जाता है। चंपू काव्य का संस्कृत वांग्मय को देखा जाए तो उसमें प्रथम रचना नल चंपू है और नल चंपू को ही दमयंती कथा भी कहा जाता है। दमयंती कथा नलचंपू में भी मिलता है और नैषधीय चैतन्य में भी इसका मिलता है। नलचंपू में यह श्रृंगार रस प्रधान है और इसमें विप्लव श्रृंगार होता है। महाराज भीम और प्रियंगु मंजरी की पुत्री जो कुंडिनपुर के होते हैं उनकी पुत्री दमयंती और राजा वीरसेन और उनकी पत्नी रूपवती के पुत्र नल, यह दोनों के प्रेम का वर्णन मिलता है और विरह का भी वर्णन मिलता है। अर्थात नलचंपू और नलचंपू में आप देख सकते हैं वीडियो पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप तुरंत वीडियो में आप जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें हल प्रश्न पत्र के साथ में कुछ 7 उच्छ्वासों में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं मैं उसमें बता रखा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है, बाल रामायण दीपंकर गुप्त की, पहाड़ी पंकज की रचना है और पूछ रहा है कि कौमुदी कप्टेन सुधा धारा में और यह सुधृत है शिवराज विजयम से। और हम इसलिए बतला रहे हैं कि हम शिवराज विजयम ही पढ़ रहे हैं और इसमें पूछ ही रहा है कि वाक्य उद्धृत है तो शिवराज विजयम है तो शिवराज विजयम से ही होगा। इसीलिए हम इसके अदर भी कुछ व्याख्या कर दिए हैं कि यह रचना इन कवियों की हैं। तो प्रश्न नंबर 91 और प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 92 और 92 को देखते हैं तो कह रहा है भगवान और यहाँ पर दिया है संबोधन। हे भगवान सूर्यताम यदि कुतूहलम सूक्ति उद्धृत है
तो 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। और यहाँ पूछ रहा है कि किससे उद्धृत है, तो शिवराज विजयम से। और शिवराज विजयम किसकी रचना है? महाकवि पंडित अंबिकादास व्यास की। तो प्रश्न नंबर 92 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 93। और प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि अस्पष्टाक्षरम कंपमानः निश्वासम स्थलकंठम घर घरिस्वास्वनम आदि किसके विशेषण हैं? ए कह रहा है कि रोती हुई बालिका के हैं, बी कह रहा है वर्णन करते हुए मुनि के हैं, और सी कह रहा है गौर सिंह के हैं, और डी कह रहा है करुण क्रंदन के हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा यह रोती हुई बालिका नहीं होगा, न वर्णन करते हुए मुनि होंगे, न गौर सिंह। यह करुण क्रंदन का विशेषण है कि वह कैसे रो रही थी, स्पष्ट स्वरों में, कांपते हुए लफ्ज में, और सांस जो उनका थमा थमा सा भयभीत हो गई थी वह लड़की, तो उसी का यह है। तथा जो करुण क्रंदन है उसी का यह विशेषण। इसमें पूछ रहा है कि आदि किसके विशेषण है, तो करुण क्रंदन के। प्रश्न नंबर 93 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 94। और प्रश्न नंबर 94 में कह रहा है कि अश्रु प्रवाहे स्नाता सवे पंथु कन्या कैका अंगे निधाय समानिता। कन्या किसके द्वारा लाई गई? एक छात्र के द्वारा, यवन के द्वारा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, या डी करा इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न नंबर 94 में तो पूछ रहा है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि अश्रु प्रवाहे स्नातक जो वह कन्या होती है वह एक छात्र के द्वारा लाई जाती है। वह एक छात्र होता है जो उसको लेकर आता है। बाद में सब बताते हैं, लेकिन वह गुरुकुल का छात्र होता है, ब्रह्मचारी का गुरु होता है, वही उस कन्या को लेकर आता है जो अश्रु बहाते हुए वह आती है और उसके कपड़े अस्त्र व्यस्त्र हो जाते हैं। ऐसी कन्या को एक छात्र लेकर आता है। तो प्रश्न नंबर 94 का विकल्प हमारा ए सही होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 95। और प्रश्न नंबर 95 में कह रहा है कि रुद्र कंठा विशेषण है। किसका कंठ रुदित हो गया था? तो महामुनि का हुआ था, कि गौर सिंह का हुआ था, कि विप्र कन्या का हुआ था, कि यौन का हुआ था? तो यौन का हो भी नहीं करेगा, गौर सिंह का नहीं हो। यह विप्र कन्या थी, उसका ही कंठ रुदित हो गया था। काहे कि वह डर के मारे भयभीत हो गई थी और डरने लगी थी, इसी कारण उसका कंठ रुदित हो गया। तो रुद्र कंठा विशेषण है किसका? विप्र कन्या का। तो प्रश्न नंबर 95 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 में कह रहा है कि बड़ी कठिनाई से समझाकर कन्या ने क्या पिया? ऑप्शन ए कुछ जल, बी कुछ दूध, सी कुछ रस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत कुछ समझाने बुझाने पर जब ब्रह्मचारी गुरु समझाते हैं, जोगिराज को बताते हैं और समझाते बुझाते हैं, तो वह कन्या जो होती है विप्र कन्या, देखिए हमें विप्र कन्या दिया। विप्र कन्या मतलब वह ब्राह्मण की पुत्री थी। तो वह ब्राह्मण कन्या जो थी वो कुछ दूध को पीती है। तो प्रश्न नंबर 96 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 97। और प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि भुंग छ्व में लकार पुरुष वचन है। ए कह रहा है भूज के साथ लोट लकार आत्मनेपदी मध्यम पुरुष एक वचन है। बी कह रहा है कि भुज के साथ लट लकार प्रश्मयपदी प्रथम पुरुष एक वचन है। सी कह रहा है कि भुज के साथ लोट लकार प्रश्मयपदी प्रथम पुरुष एक वचन है। और डी कह रहा है कि भुज और लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो भुंग छ्व और भुंग स्व में हम लकार और पुरुष को यह पूछ रहा है, तो हम भुज धातु है, भुज धातु के साथ इसमें लोट लकार आत्मनेपदी में मध्यम पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है कि भुज धातु है, लोट लकार आत्मनेपदी में रूप बनता है भुंग छ्व। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 में कह रहा है कि मुसलमान का पुत्र कन्या को छोड़कर चढ़ गया। मानो कहाँ चढ़ गया? तो यह यवन काल है और वहाँ मुसलमान हावी होते हैं, मुगल होते हैं, और वह मुसलमान का ही लड़का होता है जो उस विप्र कन्या को लेकर आता है। और जब विप्र कन्या को लेकर आता है तो वह कदली के झुरमुटों में छिप जाता है। और जब उस झुरमुट को यह लोग देखते हैं, विप्र बटु और श्याम बटु, गौर बटु और श्याम बटु, तो उस झुरमुट में जाते हैं, तो वह उस कन्या को छोड़ करके फटाक से वह चढ़ जाते
जाता है और किस पेड़ पर चढ़ जाता है वही पूछ रहा है। अब देखिए इसमें अब पेड़ और भी हमको याद करना है कि वह जो मुसलमान का लड़का था वह कन्या अर्थात विप्र कन्या को छोड़कर कहाँ चढ़ गया। तो ऑप्शन दे रहा है कि पर्वत की चोटी पर चढ़ गया, कि महल की छत पर चढ़ गया, कि सेमर के वृक्ष पर चढ़ा, कि पीपल के वृक्ष पर चढ़ा। तो महल तो हिबे नहीं करेगा, उस समय वहाँ महल नहीं था। अब पर्वत की चोटी पर चढ़ा, तुरंत छोड़कर पर्वत की चोटी पर भाग गया, कि सेमर के वृक्ष पर, कि पीपल के वृक्ष पर। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि मुसलमान का पुत्र कन्या को छोड़कर चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, पर्वत की चोटी पर, मकान महल के छत पर, सेमर के वृक्ष पर या पीपल के वृक्ष पर। और यहाँ पे एक सवाल और बन जाता है कि मुसलमान का पुत्र कन्या को छोड़कर किस वृक्ष पर चढ़ गया, यह भी पूछ सकता है किस वृक्ष पर चढ़ा, या तो वह मुसलमान कन्या को छोड़कर कौन से वृक्ष पर चढ़ा, वह वृक्ष कौन था जिस पर वह यमन युवक चढ़ गया। तो तमाम प्रश्न यहीं से बन सकते हैं। तो प्रश्नों को घुमाया जा सकता है, लेकिन प्रश्न यही पूछ रहा है कि मुसलमान का पुत्र कन्या को छोड़कर चढ़ गया पर्वत की चोटी, महल की चोटी, सेमर की वृक्ष पर या पीपल के वृक्ष पर। तो प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा सी सही होता है कि वह विप्र कन्या को छोड़कर फटाक से ना सेमर के वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा सी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 99। और प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि विक्रम राज्य अपि कथमेश पातकम मयो दुराचाराण उपद्रव्य, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया है ब्रह्मचारी का है, बी कह रहा है जोगिराज का है, सी कह रहा है गौर सिंह का है और डी का है श्याम सिंह का है। तो यह कथन किसका है कि विक्रम राज्य अपि कथमेश पातक मयो दुराचाराण उपद्रव्य। तो यह कथन पूछ रहा है तो किसका है, ब्रह्मचारी का है कि जोगिराज का है कि गौर सिंह का है कि श्याम सिंह का। तो प्रश्न नंबर 99 में हम देखें तो यह कथन जोगिराज का होता है। वह अब भी अचंभित रहते हैं, काहे कि वह जब जागते हैं अपने समाधि से तो वह यह समझते हैं कि हम विक्रमादित्य के ही राज्य में हैं और विक्रमादित्य को गए हुए 1700 वर्ष हो चुके होते हैं। तो ब्रह्मचारी गुरु जोगिराज को बताते हैं और जोगिराज सोचते हैं कि जब विक्रमादित्य का समय था उस समय समाधि लगाया था तो कहीं दूर दूर तक कोई पाप नहीं था, कोई अकर्म नहीं था, सब सत्कर्म में जुटे हुए थे, तो फिर ये कैसा राज आ गया। तो यह कथन जोगिराज का है। तो प्रश्न नंबर 99 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 100 तदाज्ञा का समास विग्रह होगा। ऑप्शन ए तस् आज्ञा, तत् आज्ञा, तेन आज्ञा, तय आज्ञा। तो तदा आज्ञा और तदा आज्ञा का समास विग्रह होता है तस्य आज्ञा। प्रश्न नंबर 100 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब इसी शिवराज विजयम के और शेष प्रश्न जो भाग 4 में हम आपके समकक्ष लेकर आएंगे, यह हमारा भाग 3 था। इसके पहले हम 2 भाग आप लोगों के तहत आप लोगों के पास पहुंचा चुके हैं और यह हमारा भाग 3 जा रहा है जिसमें 100 प्रश्न हैं, 71 से लेकर के 100 प्रश्न। और उसके बाद 100 से आगे के भाग 4 में हम प्रश्न पत्र को डालेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बहुत अच्छे ढंग से यह चढ़ नहीं पाती है, क्योंकि हम मोबाइल से ही बनाते हैं, मोबाइल से ही चढ़ाते हैं, तो इसीलिए हम इसको छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं। हमारा यह प्रयास है कि आपकी सफलता में मात्र एक कदम हमारा भी आपके सहयोगार्थ मिल सके। बस इसी लक्ष्य को सिद्ध करते हुए मैं अपने हर स्तर से अपना जो भी हमारे अंदर हुनर है हम आपके साथ, हम आप और आप हमारे साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमें मंजिल मिले और आप लोग अग्र रूप से जो आगे आगे चल रहे हैं, आगे आगे आपका फार्म भरा चुका है, आप पेपर देने जाएंगे तो आपकी तैयारी में हमारा भी सहयोग रहे। इसी के साथ अब हम लेते हैं विराम, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता।